हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अब तक रेलवे ने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हैं। और ये क्वेश्चंस जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी 100% पूछे जाएंगे। तो जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर पद्धति की विशेषता नहीं है। ये इसके चार ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, ये चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, ये सही है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। अगला है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चले जा सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पार्टियों के नाम पर वोट डाले जाते हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतने प्रतिशत सीटें प्रदान कर दी जाती हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों की सूची चुनाव आयोग को सौंपती हैं और उनको जितनी सीटें मिलती हैं उस सूची के अनुसार ऊपर से उतने प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। अतः इस पद्धति में मतदाता उम्मीदवार को वोट न देकर पार्टी को वोट देते हैं। अगला है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचक आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों का निर्वाचन नामावली तैयार करना, अधीक्षण एवं चुनाव कराना है। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य दो आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है, अर्थात संसद के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये ईवीएम की फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। ईवीएम को दो यूनिटों से तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था, ये भी ध्यान रखना। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें डैश विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो देखिए वहीं से क्वेश्चन बन गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। अगला है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। बी, माफ कीजिए, ऑप्शन बी, केरल में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 यानी प्रभावी होने की तिथि 28/3/1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। अगला है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये है 1988 की बात। 1988 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इनमें से यह है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो ये इसके ऑप्शन हैं, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। ये भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से पद पर आसीन हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और वह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। क्या है इसका सही जवाब? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना ये की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। अगला है कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में। 2013 में नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से में शामिल किया गया था। नोटा का मतलब होता है नन अबव द अबव। इसका उपयोग भारतीय मतदान प्रणाली में भारत में 2013 में किया गया था। स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। यहां पर देखिए, जैसे जो नोटा है, नोटा का मतलब आप समझते हैं, नोटा का मतलब हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं कर रहे, ठीक है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद का प्रावधान वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 घंटे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव से 48 घंटे पहले की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन
से संबंधित उपबंध दिया गया है। अगला है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। ये भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए, सुनील अरोड़ा, ये प्रश्न काल के दौरान सुनील अरोड़ा ही थे। अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। यही है या चेंज हो गए, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। कब मनाया था? 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत ने निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में आजादी के बाद पहले आम चुनाव हुए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थीं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951-52 में स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव के लिए नहीं है। बाकी लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों, इन सभी के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त। अगला है, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। ये गलत है, बाकी सभी सही है। 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है। केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखते हैं। मताधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बरता जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, मतदाता सूची में शामिल हो, पागल या अपराधी न हो, इसको मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, जेंडर भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है।
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सीईसी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और भारत राज्य का चुनाव कराना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुशील चंद्रा वर्तमान के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे योजना आयोग और नीति आयोग से रिलेटेड। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए से। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता ये यूएसए से ली गई है। यूएसए से देखिए मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन ये यूएसए से लिए गए। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में, 1950 में किया गया था। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक, गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी। 1 जनवरी 1 जनवरी और 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ये योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर लाया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को संवैधानिक संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला है कि किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे नवंबर 2020 तक की जानकारी के हिसाब से। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष, अमिताभ कांत इसके मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, यही इसका गलत है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। बाकी ये सही है। यह सहकारी संघवाद के लिए एक मंच है। भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति का अर्थ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार देश भर की महिला उद्यमियों को अलग पहचान देने के लिए की गई थी। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं में राज्य की भागीदारी होने के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह ना ही संवैधानिक निकाय और ना ही सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग के स्थान पर। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये थे कौन? विजय केलकर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक थिंक टैंक है जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। इसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डैश को प्रतिस्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के योजना आयोग को। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, जबकि संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 तथा चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत, भाषा आयोग का प्रावधान भाग 17 अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को गैर संबंधित तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, अर्थात वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला है, हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन GS 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2017 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसे अमेरिका और भारत ने मिलकर आयोजित किया था। इसमें 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दक्षिण एशिया में इस शिखर सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसे 1 जनवरी 2015 को इस संस्था के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया था। इस योजना के CEO अमिताभ कांत। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर सामाजिक निकाय के रूप में किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं, जैसे राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना तथा प्रशासनिक दक्षता को सुधारना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना और तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप देना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम कल पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अब तक रेलवे ने कई एग्जाम में बार बार पूछे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।